Good morning, dear student. In last class, we have discussed about degree of different type of atom, that is degree of carbon, degree of hydrogen, degree of amine, degree of alcohol, degree of amide. Apart from that, we have also started homologous series. In homologous series we have discussed about characteristics of homologous series. उसके अलावा हम लोगों ने different फंक्शनल ग्रुप का हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का हम लोग जनरल फॉर्मूला भी देखे थे और देखे थे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, एस्टर कैसा होता है, अमोनिया कैसा एमाइन कैसा होता है। तो बहुत सारे हम लोगों ने देखा था और मैं आपको, जैसा कि आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को कहा था कि ये आपको याद रखना ज़रूरी है, वो आज की क्लास में ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैं पहले होमोलोगस सीरीज पे पहले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। ओके, तो जैसा कि आपको लोगों को याद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर इज CnH2nO2, ये हम लोगों ने देख रखा था, ठीक है ना। और आपको ये भी याद होगा कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है एंड एस्टर का क्या होता है, C⋅OR। आप समझ रहे हो ना, ये एस्टर का होता है, ये एसिड का होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ये किसका होता है, एस्टर का होता है, ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात तो आपको याद होगा ही, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता था जिसको मैं Ca से लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दे रहा हूँ, Ca, और ये एस्टर का होता था, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को पता करना हो कि स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, यहाँ मैं Ca को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हूँ, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों को पता करना हो कि सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, n क्या कर देंगे, 1 पुट करेंगे। तो जैसे n 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1H2O2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में अगर इस तरह से बोल दे, इस तरह से बोल दे कि व्हाट इज द सेकेंड होमोलोग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, सेकेंड होमोलोग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो स्मॉलेस्ट होगा वो खुद वो फर्स्ट होमोलोग होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो अगर आपको सेकेंड बोला है तो एक मतलब दो तरीका है कि अगर आपको स्मॉलेस्ट पता है तो आप उसमें CH2 को ऐड कर दे, तो वहाँ से क्या पता चल जाएगा, आपको सेकेंड होमोलोग पता चल जाएगा। लाइक अगर हम लोग बात करें फॉर्मिक एसिड का, तो इसमें अगर हम लोग CH2 ऐड कर देते तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग होमोलोग का बात करें, जो सीरीज हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, अगर होमोलोग का बात करें तो ये फर्स्ट होमोलोग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड होमोलोग, ठीक है ना। और अगर इसका थर्ड होमोलोग बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक CH2 को और ऐड कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना, एक CH2 को और ऐड कर देंगे तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, थर्ड होमोलोग बन जाएगा। और एक और बनाना होगा तो एक CH2 को और ऐड कर देंगे, आप समझ रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ होमोलोग। तो हो सकता है कि आपसे सेकेंड होमोलोग ना पूछे, डायरेक्टली आपको फोर्थ होमोलोग पूछ ले। तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट होमोलोग होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट वाला होगा, आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होमोलोग होगा। सर स्मॉलेस्ट कैसे पता चलेगा, तो ये आपको स्मॉलेस्ट वाला थोड़ा आपको ध्यान में रखना और याद रखना है। जैसे इसमें n = 1 पुट किए तो ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट वाला बन गया, ठीक है ना। सेकेंड होमोलोग उसका क्या हो गया, CH2 ऐड किए। थर्ड होमोलोग क्या हो गया, जब एक CH2 और ऐड किया। जब फोर्थ होमोलोग क्या हो गया, जब एक CH2 और हम लोगों ने ऐड किया। आप समझ रहे हो ना। तो इन्होंने व्हाट इज द सेकेंड होमोलोग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आंसर तो यही हो जाता। आप समझ रहे हो ना। या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आप समझ रहे हैं ना, थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्ड होमोलोगस सीरीज का क्या पूछा है, मास पूछा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपका यही है। अब थर्ड पूछा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको थर्ड के लिए क्या करना होगा, आपको मन में सोचना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है। तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो थर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड के लिए एक कार्बन को ऐड करना होगा, एक CH2 को, और थर्ड के लिए आपको एक CH2 को और ऐड करना होगा, मतलब ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो CH3 इसका थर्ड होमोलोग जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर इसका मोलर मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन कितना है, 3 कार्बन है,
तो 12 इंटू 3 प्लस, आप समझ रहे, 12 इंटू 3 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, तो 16 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितना आप लोग काउंट कर ले, 3 2 5 और 6। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से 36 प्लस 32 प्लस 6, तो ये देख ले कितना हो रहा है, ये 74 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आई थिंक कितना होना चाहिए 74, ठीक है ना। तो 74 हो जाएगा, ग्राम पर मोल होता है मॉलिक्यूलर मास का यूनिट। ये सब तो आप लोग सीख चुके हो। अच्छा, आपको अगर इस मेथड से कैलकुलेट नहीं करना होता तो आप लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप एक काम करते कि यहाँ पे आप क्या पुट कर देते, 3 पुट कर देते। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर आप 3 पुट करते हो, यहाँ पे भी अगर आप 3 पुट करते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताएं, C3H6O2 यही हो जाता है। और C3H6O2 का अरेंज करके आप इस तरह से लिख सकते हो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। इस ग्रुप को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, H देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2, कार्बन 3 है तो 3, ठीक है। लेकिन इस मेथड से जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड से आप कभी कभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। अब रीजन मैं बताता हूँ एस्टर के लिए कि रॉन्ग क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार एस्टर का देख लेते, फिर इसको मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, ठीक है। तो एक काम करें, सबसे पहले आप इसको नोट करें तो जल्दी से, फिर मैं इसको इरेज करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर ले, ओके। तो हो बच्चे आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ एस्टर के लिए स्मॉलेस्ट एस्टर क्या होगा, अगर मैं आपको पूछ लूँ कि एस्टर के लिए स्मॉलेस्ट एस्टर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। अब जैसे एस्टर के लिए अगर हम लोग n=1 पुट करते हैं, लाइक अगर हम लोग n= कितना पुट कर दें 1, तो n=1 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, जो कि एस्टर नहीं बना। तो आप समझ रहे हैं ना। तो एस्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, n= क्या करेंगे 2 पुट करके देखते हैं। तो n= जब हम लोगों ने 2 पुट किया तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4O2, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि HC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये एस्टर हो गया। एस्टर के लिए क्या है कि यहाँ पे O के साथ अल्काइल ग्रुप का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये इस अल्काइल ग्रुप में सबसे छोटा क्या होता है, मिथाइल ही होता है। तो ये आपका एस्टर है, आप समझ रहे हो ना, ये आपका क्या है, एस्टर है। तो दिस इज योर स्मॉलेस्ट एस्टर, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट एस्टर है। मतलब इससे छोटा, मतलब n= जब 2 पुट किए तो ये एस्टर बना। अब इससे छोटा एस्टर आप नहीं बना सकते हो। आप क्या समझ रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जब n=1 पुट किए थे तब स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था, जो फॉर्मिक एसिड आया था, आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने बताया। और एस्टर के लिए जब n=2 पुट किया तब ये आया, समझ रहे ना आप। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस मेथड से करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। अब जैसे ये तो फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा। एस्टर का अगर मैं बात करूँ तो ये तो फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा। और अगर इसका सेकेंड होमोलॉग पूछे तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो जाएगा सेकेंड होमोलॉग। अब थर्ड होमोलॉग पूछता है तो थर्ड होमोलॉग क्या हो जाएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो जाएगा थर्ड होमोलॉग। थर्ड होमोलॉग एक हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3, ये भी तो थर्ड होमोलॉग हो जाएगा। होमोलॉग का मतलब क्या होता है, बस CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए, इसमें भी CH2 का डिफरेंस और इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, आप समझ रहे हो ना। तो थर्ड होमोलॉग आप ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बनाने का, ये भी बना सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, दोनों का सेम है। तो ये फर्स्ट होमोलॉग हो गया, ये सेकेंड होमोलॉग हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड होमोलॉग। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ थर्ड होमोलॉग ऑफ एस्टर, तो थर्ड तो आपका ये हो जाता है। लेकिन आप जब n=3 इसमें पुट करते हैं ना, तो आपको ये मिलता है, n=3 पुट करते हैं तो ये मिलता है, आप समझ रहे हैं ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि n के वैल्यू से जो पुट करके जो हम लोग करते थे वो गलत हो जाएगा। जैसे आप इस थर्ड होमोलॉग ऑफ एसिड जानने के लिए आपने कितना पुट किया था, थर्ड होमोलॉग ऑफ एसिड जानने के लिए आप n= कितना पुट किया था, 3 पुट किया था। तो थर्ड होमोलॉग ऑफ एस्टर जानने के लिए आपको क्या पुट करना होगा, n=4, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड होमोलॉगस सीरीज ऑफ एस्टर पूछ दिया, ठीक है ना, ये तो नोट आप कर ही लिए होंगे। अगर एस्टर पूछ दिया है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी हो जाएगा, ठीक है ना। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो जाता है फॉर्मूला, तो यही होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास के लिए कितना करते हैं, 12 × 4 कर देते,
12 इंटू 4, ऑक्सीजन तो अभी भी कितना था, 2 ही था, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आप काउंट करके लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे 48 + 32 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 88 आना चाहिए, ठीक है ना। और आपको थर्ड होमोलॉग ऑफ एस्टर जानने के लिए आपको n इक्वल टू इसमें क्या पुट करना होता है, 4 पुट करना होता है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब तो मैं ये सिखा दिया, तो ये आप कर लोगे। n के अकॉर्डिंग भी अगर दिमाग में चल रहा है तो n के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप सबसे स्मॉलेस्ट पता करें, उसका सेकेंड होमोलॉग, थर्ड होमोलॉग, फोर्थ होमोलॉग, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप नोट कर लें, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखोगे जैसे इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखे, हम लोग इसको भी तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना, HC11O CH2CH3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं दोनों क्या है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या सेम है, मतलब बट स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है ना। और मतलब आप समझ रहे हो ना, तो ये भी इसका होमोलॉग हो जाएगा, 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 लेकिन इसका इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा होमोलॉग का, आप जानते हो, क्योंकि 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग एल्केन के लिए बात करें, एल्केन के लिए अगर बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा, CnH2n+2, इसलिए मैं बोला था कि आपको याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप n = 1 पुट करते हो, अगर आप n = 1 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, CH3, आप लोग देखो n = 1 पुट करने पे कितना हो रहा है, CH4 हो जा रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो ये एल्केन का है। अब एल्केन मतलब एल्केन का अगर ये तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा, लाइक CH4 तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साथ में होमोलॉग लिख दूँ, ठीक है ना, तो ये तो फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा। सेकेंड होमोलॉग के लिए हम लोग को क्या करना होगा, CH2 ऐड करना होगा, तो इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा। अगर एक CH2 और ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलॉग हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। एक CH2 और ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ होमोलॉग हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो आप अगर एल्केन के लिए अगर आपको बोलता है कि आप बताएं कि थर्ड होमोलॉग एल्केन होगा क्या, तो आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, इसमें n = 3 पुट करोगे, लाइक थर्ड होमोलॉग अगर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, n = कितना पुट कर दोगे, थर्ड होमोलॉग के लिए, थर्ड होमोलॉग के लिए कितना पुट करोगे, आप लोग बताएं, n = कितना पुट करोगे, 3 पुट कर दोगे। आप n = जैसे ही 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा ना, C3H8 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये है, जो कि ये क्या है, C3H8 ये है, ये क्या है, C3H8। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि थर्ड बोले या फोर्थ बोले तो इसमें आप n का वैल्यू भी पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एस्टर जैसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो फर्स्ट होमोलॉग होता है, उसका सेकेंड के लिए CH2 ऐड करना होता है। अब जैसे आपसे पूछ ही देता, तो आपसे जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फोर्थ होमोलॉग ऑफ, इस तरह से पूछ देता, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फोर्थ होमोलॉग ऑफ एल्केन पूछ देता, ठीक है ना, फोर्थ होमोलॉग ऑफ एल्केन। इस तरह से अगर क्वेश्चंस पूछ देता तो आप लोग बताएं, एल्केन के लिए फोर्थ होमोलॉग के लिए हम लोग क्या करना होता है, n = 1 पुट कर देते, तो n = 1 पुट कर देते क्या हो जाता, C4H10, दैट इज नथिंग बट CH3 CH2 और CH3। एक बात और मैं बता रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे, CH3 और CH3। देखोगे तो इसमें भी क्या है, CH2 का ही डिफरेंस, इन दोनों में किसका मतलब आप दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, C3 और H क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो C3H10 है। तो इसको आप इस तरह से ही बना सकते हो, मतलब इसको कैसे बना सकते थे, CH3 और CH3 इस तरह से बना सकते थे, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास इन्होंने पूछा था, मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, 12 × 4 + 1 × 10, दैट इज कितना हो जाता है, 58 हो जाता है, आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आप साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे। अब जैसे अगर हम लोग एल्कीन के लिए बात करें, किसके लिए, एल्कीन, तो एल्कीन का आपको जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा, एल्कीन या फिर किसके लिए था, साइक्लो एल्केन के लिए था, एल्कीन और साइक्लो एल्केन। आप लोग बताएं क्या था जनरल फॉर्मूला क्या था एल्कीन और साइक्लो एल्केन का, आप लोग बताएं, दैट इज CnH2n, यही था ना, CnH2n था। तो एल्कीन के लिए अगर स्मॉलेस्ट अगर कोई पूछे तो n = हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2 मतलब कोई कंपाउंड नहीं हुआ, मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो n = 1 पुट नहीं करेंगे हम लोग कितना पुट करेंगे, n = 2
तो N=2 पुट करने पे क्या हो जाएगा, C4H4 हो जाएगा। C4H4 को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 तो आप समझ रहे हैं ना, इसका फर्स्ट होमोलॉग जो है वो कितना पे आ रहा है, N=2 पे आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि N का वैल्यू पुट करके आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, अगर N का वैल्यू पुट करके नहीं कैलकुलेट करते हो तो कभी कभी आप गलत भी हो जाते हो। यहाँ तो आप सही हो रहे हो, थर्ड होमोलॉग के लिए यही आएगा, फोर्थ होमोलॉग के लिए N का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो आप हमेशा क्या करें, स्मॉलेस्ट वाला याद रखें, उसके अकॉर्डिंग काम करें। अब जैसे ये फर्स्ट होमोलॉग आपको पता चल गया, तो आपसे अगर सेकेंड होमोलॉग पूछता है, एल्कीन का अगर सेकेंड होमोलॉग आपसे पूछ देता, आप समझ रहे हैं ना, सेकेंड होमोलॉग पूछ देता तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, ये तो क्या हो जाएगा, सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता है थर्ड होमोलॉग आपसे पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड होमोलॉग हो जाएगा। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलॉग हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास पूछे तो मॉलिक्यूलर मास भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करें, इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं अल्काइन के लिए भी साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तो आप उससे पहले जल्दी से आप इसको नोट करें, तो मैं ऊपर वाला रिमूव करो, आप जल्दी से नोट करें पॉज करके। तो हो बच्चे आपने नोट कर लिया होगा, वो भी आपने नोट कर लिया होगा। तो एक अल्काइन के लिए भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अल्काइन का करने के से पहले एक हम लोग साइक्लो एल्कीन के लिए भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रिंग का फॉर्मेशंस करना है तो 2 कार्बन में कभी भी रिंग का फॉर्मेशंस नहीं हो, कम से कम 3 कार्बन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे N=3 का वैल्यू पुट कर देते हैं। N=3 का N=3 अगर पुट करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, C3 और S6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C3S6, ठीक है ना, C3S6। तो आप इस तरह से तो बना सकते हो रिंग फॉर्म में, CH2 इस तरह से आप बना सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है। तो रिंग के लिए अगर बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट साइक्लो एल्केन है। इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे, अभी आपको घबराना नहीं है, ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है ना। अब ये रिंग के लिए सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, रिंग के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब इसका नेक्स्ट होमोलॉग अगर आपको बोलता है तो नेक्स्ट होमोलॉग के लिए हम लोग 4 मेंबर का रिंग भी बना सकते थे, या फिर एक ऐसा कंपाउंड भी हम लोग बना सकते थे CH3 जिस पे लग जाए, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8, देख ले 4 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, C4H8 हो गया। और इसका अगर आप देखते हो तो इसका भी C4H8 ही होगा, क्यों, 4 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 4 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, C4H8। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रिंग हो जाएगा साइक्लो एल्केन के लिए, और ये क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट होमोलॉग हो जाएगा, ठीक है। तो रिंग में भी अगर पूछे तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को मैं रिमूव करता हूँ, मैं नीचे वाले पार्ट को क्वेश्चंस रहने देता हूँ, क्वेश्चंस का हम लोग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। चल क्वेश्चंस भी मैं हटा ही देता हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके बस नोट करते रहे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करूँ। अब अल्काइन के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। आपको याद होगा अल्काइन का फॉर्मूला, या फिर साइक्लो एल्कीन या फिर अल्काइडाइन का, सबका क्या था, सेम था, तो अगर अल्काइन के लिए अगर हम लोग कर ले साथ में, यहाँ से अगर अल्काइन के लिए आप देखते हो तो अल्काइन का फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 था। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो CnH2n-2 था, तो सबसे पहले N=, हम लोग 1 पुट करेंगे, तो N=1 पुट करने पे क्या आ रहा है, CH1। कोई मतलब ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होगा। तो ये तो कोई कंपाउंड बना नहीं, तो हम लोग N= कितना पुट करते, 2। अब N=2 पुट करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। और C2H2 क्या होता है, एग्जिस्ट करता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट होमोलॉग हो गया, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट होमोलॉग हो गया, आप समझ रहे हैं, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट होमोलॉग। अब अगर इसका नेक्स्ट होमोलॉग का बात करें, सेकेंड होमोलॉग का बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड होमोलॉग। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थर्ड होमोलॉग का अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यही क्या हो जाएगा, इसका थर्ड होमोलॉग हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड होमोलॉग। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना।
तो स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पे n इक्वल टू कितना हम लोग पुट किए 2, तो थर्ड के लिए क्या करना होगा, एक CH2 ऐड करना होगा, सेकेंड के लिए एक CH2 ऐड करना होगा, थर्ड के लिए एक CH2 और ऐड करना होगा। तो इस फॉर्मूला में अगर आप n इक्वल टू 4 पुट करते हो तब आपको थर्ड होमोलॉग ऑफ क्या मिल जाता है, एल्काइन मिल जाता है, ठीक है ना, थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्काइन मिल जाता है। अब जैसे अगर हम लोगों को रिंग के फॉर्म में अगर हम लोग को साइक्लोएल्कीन का बात करें, तो साइक्लोएल्कीन के लिए आपको कितना पुट करना होगा, n इक्वल टू 3 मिनिमम। जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट किए थे तो n इक्वल टू 3 पुट करते हो तो अब क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, आई थिंक ना, क्या हो जाएगा, C3H4, ठीक है ना। तो C3H4 हम लोग कैसे बनाएंगे, लाइक CH2 यहाँ पे क्या करते हैं, CH डबल बॉन्ड कर देंगे CH, और इस तरह से इसको हम लोग इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन में बना देंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, C3H4 हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या हो जाएगा, इसके नेक्स्ट होमोलॉग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन को क्या कर देंगे, मतलब एक CH2 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग इस तरह से ही बना सकते थे, इसको हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं, CH3 इस तरह से बना सकते हैं, या फिर इसको हम लोग और भी तरीका है इसको बनाने का कि हम लोग यहाँ पे भी CH3 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अगर करें तो यहाँ पे भी CH3 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो क्या है, सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे CH3, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बाकी क्या बन जाएगा, सेम ही बन जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्कीन हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्कीन हो गया। और ये क्या हो गया, उसका नेक्स्ट होमोलॉग, ये क्या हो गया, इसका नेक्स्ट होमोलॉग। आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको होमोलॉग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो इस पर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक हम लोग अल्का डाई इन के लिए भी कर लेते हैं, जो हम लोग अल्का डाई इन देखे थे जिसमें 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ रहा था, ठीक है ना। तो 2 डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 3 कार्बन तो होना चाहिए, आप समझ रहे हो, 3 कार्बन तो होना चाहिए। तो हम लोग अल्का डाई इन के लिए, अल्का डाई इन यही था ना, अल्का डाई इन यही था ना। तो इसके लिए हम लोग n इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 3, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। तो n इक्वल टू अगर 3 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला C3 क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब C3H4 को आप कैसे बना सकते हो, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो ये अल्का डाई इन क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये अल्का डाई इन क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। इससे स्मॉलेस्ट तो आप बना नहीं सकते हो। अब इसका नेक्स्ट होमोलॉग अगर कोई बोल देता है तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग अगर कोई बोल देता है तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग आप कैसे बनाओगे, आप लोग बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें तो कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। इसको और भी हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, 4 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 + 2 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी कितना है, 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन है। मतलब नेक्स्ट होमोलॉग के लिए हम लोग को कितना इसमें पुट करना होता, इसमें कितना पुट करना होता है नेक्स्ट होमोलॉग के लिए, ये तो हम लोग CnH2n-2, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 3 पुट किए थे और n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा C4H6 मिल जाएगा, ठीक है ना, H6 है ना। तो आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये CnH2n-2 है, CnH2n-2। तो मैं अल्काइन के लिए भी आपको बताया, साइक्लोएल्कीन के लिए बताया और अल्का डाई इन के लिए भी बताया, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मतलब डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, तो ठीक है ना, तब इसको नोट भी साथ साथ में करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि ओपन चेन और रिंग में भी कैसे हम लोग होमोलॉग को देखते हैं, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग एलीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, एलीन सिस्टम भी बोलते हैं, एलीन। तो ये सब हम लोग बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और, इसको क्यूमुलेटेड डाइन भी बोलते हैं और इसको कॉन्जुगेटेड डाइन बोलते हैं। रेजोनेंस में पढ़ेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन भी बोलते हैं और इसको क्यूमुलेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आगे हम लोगों को पढ़ना है, अभी तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक बस स्टार्ट किया है। तो मैं बात का चीज़ इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ ताकि बाद में जब पढ़ेंगे तो पूरे अच्छे से हम लोगों को याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, अल्का डाइन, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, बस आप सुनते रहें। जो बोर्ड पे मैं लिखता हूँ उसको तो नोट करें ही, और जो आपको लगता है, जो मैं ऐसे बोल देता हूँ, जो आपको लगता है वो भी आप नोट करते रहें, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अगर हम लोग बात करें, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का जनरल फार्मूला तो क्या था, सेम ही था। जैसा कि आपको याद हो, वो जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n क्या था, O था, ठीक है। आपको याद होगा CnH2n O था, ये हम लोगों ने लिखा था।
ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एक बात याद करने का तरीका क्या है, CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है। CnH2nO क्या हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। और CnH2nO2 अगर कर देते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो 5 तो यहीं पे आपको याद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करें, रटने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब जैसे एल्डिहाइड के लिए अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड बनाना है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड अगर हम लोगों को फॉर्मेशंस करना है तो n इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। जैसे n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, CH2O आ जाता है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग इस तरह से अरेंज करके लिख दे तो कार्बन का क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वैलेंसी सेटिस्फाई है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड हो गया, जिसको HCHO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सब नाम लिखते हुए चलेंगे आप, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है। अब जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ दें तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, तो अगर इसका होमोलॉग अगर हम लोग लिखें, अगर इसका अगर होमोलॉग अगर इस तरह से लिखें तो अगर फर्स्ट लिखें तो फर्स्ट तो आपका क्या हो जाएगा, HCHO हो जाएगा। सेकेंड के लिए क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या करेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। फोर्थ के लिए क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट होमोलॉग, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड होमोलॉग, ये क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलॉग, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ होमोलॉग। और चाहे तो आप इसके आगे भी लिख सकते हो। और फॉर ये इन्फॉर्मेशन, इस फोर्थ होमोलॉग को तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्थ होमोलॉग को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप समझते हो ना, जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4 हाइड्रोजन कितना है, 33678 C4H8O, ठीक है ना। अब इसका n का वैल्यू अगर 4 पुट करते हो तो C4H8O तो आ ही जाएगा। तो इसमें n के वैल्यू पुट कर, जैसे आप थर्ड होमोलॉग अगर पूछ दिया आपसे तो आप क्या करें, थर्ड होमोलॉग के लिए क्या करें, n का वैल्यू कितना पुट कर दे, 3 पूछ दे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हो सकता है कि अगर आपको थर्ड होमोलॉग का आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि बताएं थर्ड होमोलॉग का एल्डिहाइड के व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना। थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्डिहाइड का अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ दे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ दे तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलॉग का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड होमोलॉग का 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C3H6O हो जाएगा, C3H6O, ठीक है ना। C3H6 क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो इसका मास अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 12 × 3 प्लस 1 × 6 प्लस 16। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58। तो आपको इसमें समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम लोग कीटोन के लिए अगर हम लोग देखें, कीटोन स्मॉलेस्ट कीटोन, तो आपको याद होगा कीटोन को हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिखे थे, R C डबल बॉन्ड R, दिस इज सिमेट्रिकल। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल का बात करें तो वो क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O R डैश। तो ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल। जैसे आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों आर सेम होगा तो सिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा, दोनों आर डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन अगर पता करना है तो आप देखिए कम से कम 3 कार्बन तो होना ही चाहिए। तो स्मॉलेस्ट कीटोन के लिए हम लोगों को n = 3 पुट करना होगा। किसके लिए, स्मॉलेस्ट कीटोन के लिए हम लोगों को n = क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। तो C3H6 क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर इसका नेक्स्ट होमोलॉग अगर हम लोगों को बनाना है तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। CH3 CH2, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो कीटोन का ये फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा और ये सेकेंड होमोलॉग। जैसे यहाँ पे होमोलॉग भी लिख दूँ तो इस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट होमोलॉग सेकेंड होमोलॉग। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें दोनों आर क्या है, सेम है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, और इसमें दोनों आर क्या है, डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड होमोलॉग ऑफ कीटोन, तो सेकेंड होमोलॉग ऑफ कीटोन के लिए ये आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और आपको क्या करना होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास पुट करना होगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करना होगा। तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि सेकेंड होमोलॉग ऑफ कीटोन के लिए आपको n = यहाँ पे कितना पुट करना होगा, आपको n = आई थिंक 4 पुट करना होगा, ठीक है ना। तब आपको सेकेंड होमोलॉग मिलेगा। लेकिन एल्डिहाइड के लिए सेकेंड होमोलॉग के लिए n = आप कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब पुट तो दोनों में सेम ही कर रहे हैं, n = 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से सेकेंड होमोलॉग मिल रहा है।
और लेकिन जब यहाँ पे n इक्वल टू 4 हम लोग पुट कर रहे हैं तो फोर्थ होमोलॉग एल्डिहाइड का मिल रहा है, जबकि कीटोन का सेकेंड होमोलॉग मिल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर फॉर्मूला में पुट करके अगर बनाते हो तो आप कहीं पे रॉन्ग भी हो तो कहीं पे सो, जैसे यहाँ पे फोर्थ होमोलॉग के लिए, यहाँ पे सेकेंड होमोलॉग के लिए आपको n इक्वल टू 4 पुट करना होता है और यहाँ पे सेकेंड होमोलॉग के लिए n इक्वल टू 2 पुट करना होता है। तो कहीं पे आप सही भी होगा, कहीं पे गलत भी हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप स्मॉलेस्ट याद रखें। अगर आपका स्मॉलेस्ट याद अगर होता है तो आप CH2 ऐड करके आप क्या करें, नेक्स्ट होमोलॉग पता करते चले जाएं। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे का होमोलॉग होगा, ये दोनों एक दूसरे का होमोलॉग होगा, ये दोनों एक दूसरे का होमोलॉग होगा, लेकिन इसमें कोई होमोलॉग का रिलेशन नहीं होगा, इसमें कोई होमोलॉग का रिलेशन नहीं होगा, इसमें भी कोई होमोलॉग का रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि होमोलॉग क्या होता है, जिसमें CH2 का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये आपको समझ में तो आया ही होगा, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन CnH2nO, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड के लिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2O फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा SCHO, ये सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा, ये थर्ड होमोलॉग और ये फोर्थ होमोलॉग हो जाएगा। अगर थर्ड होमोलॉग का अगर आपको एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर मास पूछे तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट तो कर ही लोगे, ये क्या हो गया, कीटोन सिमेट्रिकल भी होता है और अनसिमेट्रिकल भी होता है। स्मॉलेस्ट कीटोन के लिए हम लोग को n इक्वल टू 3 पुट करना होगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा, दिस इज सिमेट्रिकल, और इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है तो एक CH2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर अगर फॉर्मूला से आपको जाना है तो n इक्वल टू 4 पुट करना होगा सेकेंड होमोलॉग के लिए। लेकिन अगर ऐसे में सेकेंड होमोलॉग पूछेगा तो एल्डिहाइड के लिए तो आपको n इक्वल टू 2 पुट करने का जरूरत है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल और ईथर। अब जैसा कि अगर आपको इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा तो CnH2n+2 और O, ये इसका क्या था, अल्कोहल और ईथर का क्या था, जनरल फॉर्मूला था। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल का ही बात करूँ, सबसे स्मॉलेस्ट अल्कोहल, तो इस सबसे स्मॉलेस्ट अल्कोहल के लिए हम लोग को क्या करना होगा, n इक्वल टू हम लोग एक बार 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट अल्कोहल के लिए हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 पुट अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, आई थिंक CH4O होना चाहिए। लेकिन अल्कोहल में जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो क्या होता है, OH होता है, तो इसको हम लोग OH के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH, ठीक है ना। तो ये इसका स्मॉलेस्ट अल्कोहल हो गया, फर्स्ट होमोलॉग हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसका होमोलॉग अगर हम लोग लिखें, अगर इसका होमोलॉग अगर हम लोग इस तरह से लिखे तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे CH3OH, तो ये फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा, CH2OH, ये इसका सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा, CH2OH, ये इसका क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलॉग हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट होमोलॉग, सेकेंड होमोलॉग और थर्ड होमोलॉग। वैसे ही अगर मॉलिक्यूलर मास वगैरह पूछे तो आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट तो कर ही लोगे। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक बार ध्यान से देखें, CH3CHOH CH3, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम ही है। कार्बन 3 है, कार्बन 3 हाइड्रोजन कितना है टोटल, 3 2 5 6 7 8, हाइड्रोजन इसमें कितना है देखिए आप, 8 हो ही रहा है, तो ऑक्सीजन 1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है और सेम हो रहा है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम लोग ईथर का बात करें तो ईथर का आप जनरल फॉर्मूला आप जानते हो, ये क्या होता है, ROR, ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकली क्या के लिए क्या हो जाएगा, ROR' हो जाएगा। ईथर कैसे, जैसे कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता है तो सिमेट्रिकल बोलते हैं, और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ईथर में भी होगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा और ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, तो इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब स्मॉलेस्ट ईथर के लिए हम लोगों को कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। अब 2 कार्बन के लिए हम लोग को n का वैल्यू अगर पुट करते हैं 2, तो हम लोग को क्या मिलता है, स्मॉलेस्ट क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है, हम लोग क्या मिल जाता है, स्मॉलेस्ट ईथर। तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताए, C2H6O क्या मिल जाएगा, C2H6O मिल जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3O CH3, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया। अब अगर इसका होमोलॉग, अगर हम लोग होमोलॉग का बात करें इस तरह से, ठीक है ना, तो CH3O CH3 सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, CH3O CH3, ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट होमोलॉग, ये क्या हो गया इसका सेकेंड, और एक होमोलॉग इसका और क्या लिख सकते हैं, CH3O CH2CH3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड होमोलॉग हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड होमोलॉग। तो आप समझ रहे हो ना, तो इसमें अल्कोहल में स्मॉलेस्ट के लिए n इक्वल टू 1 हम लोग पुट करें, जबकि ईथर में स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग कितना पुट करें, n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली आप स्मॉलेस्ट ध्यान में रखिए, और स्मॉलेस्ट अगर आपको याद होता है तो आप एक कार्बन इंक्रीज कर करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो होमोलॉग, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल ईथर और ये क्या है,
अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है ना। और इसका अगर फोर्थ अगर हम लोग बनाए तो फोर्थ कैसे बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर और करके CH3 CH2 O CH2 CH3 इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं ईथर, ठीक है ना। ROR इसमें भी ROR इसमें भी, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन की तरफ दोनों तरफ क्या है, इसमें ऑक्सीजन की तरफ क्या है 2 कार्बन है। एक इसका और भी मैं सोच रहा हूँ कि एक और इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से CH3O और यहाँ पे CH कर दो, यहाँ पे क्या कर दो CH3 और क्या कर दो CH3। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो रहा है, 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना है 9 10 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो इसका 3 स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, मतलब ये इसका होमोलोग होगा, ये भी हो सकता है और ये भी इसका होमोलोग हो सकता है, ठीक है ना। जब हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो हम लोग देखेंगे कि इनमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी बहुत सारा पार्ट होगा, लाइक फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो बाद का अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं बाद का पिक्चर अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना, जस्ट लाइक ट्रीजर टाइप दिखा देता हूँ, ताकि बाद में जब आप पढ़ते रहें तो और भी अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है ना। ये रिपीट होते रहेगा। आप सोचिए ना कि मैं ऑर्गेनिक के शुरुआत के क्लास में ही मैं आपको क्या बताने लगा, पूरा फंक्शनल ग्रुप का पूरा मैं डिटेल में आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना, साथ में जनरल फॉर्मूला के साथ। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होता है ना तो आप आगे काफ़ी अच्छा कर लेते हो, ठीक है ना। तो हम लोग बेस को स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़ रहे, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पढ़ाने में, लेकिन नो इशू, हम लोगों को अच्छे ढंग से क्या करना है, पढ़ना है, ओके। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हम लोग होमोलोग के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूलर मास वगैरह पूछेगा तो आप कर लोगे, कैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, कुछ गड़बड़ है, इसको आप हटा दें, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड होमोलोग यही होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा इसका सेकेंड होमोलोग, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ को 2 बार लिख लिए थे, ठीक है ना, एक ही चीज़ को 2 बार लिख लिए थे। बाकी ये सब तो क्या है, इसमें 3 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है ना, तो ये सेकेंड होमोलोग है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलोग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलोग। तो फर्स्ट होमोलोग, सेकेंड होमोलोग, और इसमें कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन, तो ये क्या हो गया, थर्ड होमोलोग। और ये थर्ड होमोलोग का क्या था, 3 स्ट्रक्चर क्या था, पॉसिबल था, ठीक है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, एमाइड। अब जैसे एमाइड का अगर हम लोग बात करें तो एमाइड का आपको याद होगा कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा था, CnH2n+1NO, यही था जनरल फॉर्मूला इसका, ठीक है ना। तो अगर n=1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, CH3NO हो जाता है, ठीक है। इसको एमाइड आपको याद होगा कि एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था, C+1ONH2। तो हम लोगों को किस तरह से अरेंज करना, इसको इस तरह से क्या करना है, अरेंज करना। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखे C+1ONH2, तो देखिए क्या क्या चला गया, एक कार्बन चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया, NH2 भी चला गया, तो एक H बच गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, एमाइड। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपको क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एमाइड, ठीक है। तो अब इसका अगर हम होमोलोग अगर हम लोग लिखें इस तरह से, अगर होमोलोग लिखे इसका, ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट तो क्या हो गया, HC+1ONH2। अच्छा, ये जो नेम सब जो है ना, हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर, जैसे इसका नाम हो जाता है मीथामाइड हो जाता है, ठीक है। तभी मैं इसलिए मैं नेम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं। अगर मैं बोलूँगा तो आप सोचेंगे सर ये नाम कहाँ से आ गया, हो सके तो कोई स्टूडेंट पहले से पढ़ा हो, ठीक है ना, तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को तो दिक्कत आ जाएगा, इसलिए मैं नेम नहीं बोल रहा हूँ। नेम जब एक बार पढ़ा दूंगा तो वो खुद आप करते चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसका तो ये फर्स्ट होमोलोग हो जाएगा। सेकेंड होमोलोग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक CH2 को ऐड कर देंगे, CH3C+1ONH2, ठीक है ना। और इसका एक स्ट्रक्चर तो और भी हम लोग बना सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद है ना, ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही हो रहा है, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन कितना है 5, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 4 5, हाइड्रोजन कितना हो गया 5। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सेकेंड होमोलोग को, ठीक है ना। अब जैसे इसका थर्ड होमोलोग अगर लिखे तो CH3CH2C+1ONH2, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3C+1ONH, CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। और इसका एक और अगर बनाना चाहो तो इसको इस तरह से भी तो हम लोग लिख सकते हैं, C+1O, ध्यान से देखते हैं कितना ज़्यादा बन रहा है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, NH CH2 CH3 एक ये भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना।
और इसका एक और पॉसिबिलिटी है कि HC+1O NH CH3 और CH3, और यहाँ पे NH नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप लोग देखिए कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो गया। तो ये आपको खुद से, ये मैं समझ रहा है ना कि ये मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जब हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब का काफ़ी यूज़ होने वाला, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा जब हम लोग पहले ही करते रहेंगे, ठीक है ना, पहले ही किए हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए इस सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर ले। 6 हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 5 to 7, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 7 हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन देखेंगे तो 2, मतलब 3, इसमें भी क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 7 होना चाहिए, 7। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दिस इज 1 डिग्री एमाइड एंड दिस इज 2 डिग्री एमाइड, और जैसे ही अगर हम लोग थर्ड होमोलोग में आए तो 1 डिग्री एमाइड तो फॉर्मेशन होता है, साथ में 2 डिग्री एमाइड का भी फॉर्मेशन होता है, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री एमाइड, और 3 डिग्री एमाइड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है ना कि बताएं कि मतलब ये थर्ड होमोलोग ऑफ एमाइड में कौन कौन सा डिग्री का एमाइड पॉसिबल है, तो डेट इज 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड, तीनों पॉसिबल है। जेई एडवांस में बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस आता है। अभी आप लोग 11th पे हो गए, शायद आपको आइडिया नहीं होगा और कितने लोगों को आइडिया हो भी सकता है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस आता है। तो उसके लिए जितना आप सोच सकते हो, जितना सोच के आप खुद से फ्रेम कर सकते हो चीज़ों को, वो उतना आप करने की कोशिश करें। मैं तो फ्रेम करके आपको बताते हुए साथ में आप भी जितना कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो हमेशा फ्रेश क्वेश्चंस देता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता हो सकता है किसी के थर्ड होमोलोग में आपको एमाइड पूछ ले कि कौन कौन डिग्री का एमाइड बनता है, ठीक है, सारे एमाइड का नेम वगैरह भी पूछ ले, ठीक है। या फिर इसमें ये बेसिकली आइसोमेरिज्म, इसमें आइसोमेरिज्म भी हो जाता है, या फिर कोई आइसोमेरिज्म का ही रिलेशन पूछ ले, तो जब तक आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो फिर आइसोमेरिज्म नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया अभी से ही देते जा रहा हूँ। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो धीरे धीरे बिल्डअप होते चला जाएगा हम लोग कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो ये बस रफली आइडिया मैं देते जा रहा हूँ। ये होमोलोगों का बस एक हेल्प लेके हम लोग ये भी सीखते जा रहे हैं कि किसी कंपाउंड का कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। होमोलोग का हेल्प लेके, मतलब बस एक टॉपिक है, सपोर्ट है होमोलोग, लेकिन इससे हम लोग क्या सीखते जा रहे हैं कि किसी स्ट्रक्चर, किसी कंपाउंड का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो भी तो सीखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको तो आप नोट कर ही लेंगे। जैसे आप इसमें मास वगैरह पूछ दे थर्ड होमोलोग का, तो क्या करोगे, मास के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपको तो समझ में आया ही होगा। तो इसको आप नोट करें, फिर हम लोग साइनाइड और आइसोसाइनाइड की तरफ आगे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अगर हम लोग बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1 और n, यही होता है जनरल फॉर्मूला। अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट साइनाइड का अगर हम लोग बात करें कि स्मॉलेस्ट साइनाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट साइनाइड का अगर बात करें तो n = हम लोग कितना पुट करते हैं, n = अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ n = जैसे 1 पुट करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, CH3n हो जाएगा, ठीक है ना, CH3n। लेकिन आप लोग जानते हो कि ठीक है ना, CH3n, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक काम करें आप, यहाँ पे एक काम करेंगे आप कि यहाँ पे CnH2n -1 कर देंगे, ठीक है ना, CnH2n -1। तो अगर हम लोग n = 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा C, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा CHN, जिसको हम लोग अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, HC≡N, ठीक है ना। तो ये साइनाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइनाइड। अब इसका अगर नेक्स्ट होमोलोग अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, CH3CN, इस तरह से, ठीक है ना। अब आइसोसाइनाइड के लिए अगर हम लोग बात करें, आइसोसाइनाइड के लिए भी क्या था, सेम जनरल फॉर्मूला ही था। तो n = अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, n = 1 पुट करते हैं तो आइसोसाइनाइड क्या आ जाएगा, आइसोसाइनाइड और साइनाइड में क्या डिफरेंस होता है, अब यहाँ पे कार्बन नहीं नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, HCN। और इसका अगर नेक्स्ट होमोलोग अगर पूछे तो n = 2 के लिए क्या हो जाएगा, CH3NC, ठीक है ना। नेक्स्ट होमोलोग ये हो जाएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो आप लोग, फिर मैं बोलूँगा कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे ये केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बताया गया होगा। यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, HN≡C, ठीक है ना। नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस, और ये क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो अगर इसका एक स्ट्रक्चर में बनाओ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, HN ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा C,
और नाइट्रोजन में प्लस होगा, इसके ऊपर क्या होगा माइनस। तो आप देखेंगे तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे, नहीं। ये जो नेगेटिव का मतलब है, ये जो नेगेटिव के मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन आया था वो क्या कर लिया, इस नाइट्रोजन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, इस नाइट्रोजन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, जिसको मैं इस तरह से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये इस तरह जैसा दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाते हैं, और जब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इसको प्लस माइनस से भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैं पिछले क्लास में भी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ये साइनाइड आइसोसाइनाइड आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट होमोलॉग सेकेंड होमोलॉग n=1 के लिए और n=2 के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे अब हम लोग एमाइन का बात करें, ठीक है ना। तो एमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n +1 n था, ठीक है। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग n= अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो आप लोग देखिए कितना हो जाएगा, ये n= अगर हम लोग 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, CH3 और n हो जाएगा, ठीक है ना। CH3 क्या हो जाएगा, n। ओके, तो अगर हम लोग एमाइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2 होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो NH2 तो इस NH2 तो इधर चला गया और यहाँ पे क्या बच गया, CH, तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बना, आप समझ रहे हो ना। NH2 मतलब एमाइन क्या होता है, जनरली RNH2 होता है, ठीक है ना। NH2 होता है, RNH2 होता है, तो ठीक है। तो n= पुट 1 करने पे हम लोगों को कुछ नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, n=2 पुट करते हैं। तो जैसे n=2 पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 और NH2, ठीक है ना। तो एमाइन के लिए स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग को क्या पुट करना होगा, n=2, ठीक है। स्मॉलेस्ट के लिए क्या पुट करना होगा, n=2। और इसका अगर नेक्स्ट होमोलॉग का बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट हो जाएगा होमोलॉग, ये सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा। और थर्ड होमोलॉग का बात करें तो CH3 CH2 NH2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। CH3 CH2 NH2, और एक और CH2 आ सकता है, एक और CH2 सॉरी हाँ, एक और CH2 आएगा इस तरह से। अच्छा देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से भी बना सकते थे ना, CH3 NH और CH3। देख ले, हाइड्रोजन तो सेम ही है, 7 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या है, 7 हाइड्रोजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का क्या है, सेम ही है। और इसको भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकता है, एक तो CH3 NH CH2 CH3 एक ये बन सकता है, और एक स्ट्रक्चर और क्या बन सकता है, CH3 N CH3 और CH3, आप समझ रहे हो ना। तो ये तो क्या हो गया 1 डिग्री एमाइन, ये क्या हो गया 2 डिग्री एमाइन, और ये क्या हो गया 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसके थर्ड होमोलॉग का 3 स्ट्रक्चर्स बन गया, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो क्या था, एमाइंस का क्या था, जनरल फॉर्मूला था, और उसके होमोलॉग फर्स्ट होमोलॉग सेकेंड होमोलॉग और थर्ड होमोलॉग, ठीक है ना। अब अगर हम लोग नाइट्रो ग्रुप का बात करें तो नाइट्रो ग्रुप के लिए भी जनरल फॉर्मूला क्या था, नाइट्रो ग्रुप के लिए भी क्या था, नाइट्रो ग्रुप के लिए भी क्या था, CnH2n +1 और n, यही था, +1 NO2 इस तरह से था, ठीक है। तो अब अगर इसके लिए n=1 अगर हम लोग पुट करें तो n=1 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, CH3 हो जाएगा n=1 पुट करने पे, और क्या हो जाएगा NO2। तो सबसे स्मॉलेस्ट यही है, इसका फर्स्ट होमोलॉग, ठीक है ना, फर्स्ट होमोलॉग, और ये स्मॉलेस्ट भी है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट होमोलॉग का बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। थर्ड होमोलॉग इसका क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलॉग इसका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NO2, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे सेम होता चला जाएगा। तो अब इसमें तो आप दोबारा बताने का जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर मास वगैरह पूछे सेकेंड होमोलॉग का, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड होमोलॉग का बोले तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें दोबारा बताने का जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक और बच जाता है आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। एक और क्या बच जाता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +1 x। x की जगह हम लोग क्या क्या पुट कर सकते थे, Cl Br F और I, यही सब पुट करते थे। तो जैसे अगर हम लोग n=, अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा x, और x की जगह अगर हम लोग Cl ले ले तो ये क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट होमोलॉग हो गया। इसका सेकेंड होमोलॉग का बात करें तो CH3 CH2 Cl हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही थर्ड होमोलॉग पूछे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2
Cl, ठीक है ना, ये हो जाएगा थर्ड। और थर्ड हम लोगों को आप इस तरह से भी बना सकते हो, CH3 CH CL CH3। देख ले दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट। कार्बन 3 एक क्लोरीन, कार्बन 3 एक क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 7 होना चाहिए। 3+2 3+2 5+2 7, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली हम लोग जितने भी होमोलोगस सीरीज का जो हम लोग टेबल देखा था जनरल फार्मूला, उसको हम लोगों ने क्या किया, जनरलाइज कर लिया। एक चीज़ और, साइनाइड वाले के फार्मूला में जो हम लोग टेबल कल के क्लास में बनाया था, कल जो साइनाइड वाला जो टेबल हम लोग ने बनाया था, टेबल में साइनाइड, तो वहाँ पे आप क्या कर लेंगे, जनरल फार्मूला साइनाइड के लिए CnH2n -1n कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को आप वहाँ पे करेक्शंस कर लेंगे टेबल में, ठीक है। इस चीज़ को आप करेक्शन कर लेंगे, CnH2n -1n। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट करें। ओके ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज़ द एक और मतलब पार्ट है जो स्मॉलेस्ट अल्कीन आइन, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपलेस्ट अल्कीन आइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो अल्कीन इन भी आ रहा है और आइन भी आ रहा है। बेसिकली इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे ई एन है, ई नहीं है, तो रूल ये है कि अगर ई वाई के पहले आता है तो ई को हट जाता है, तो इसलिए ई एन ही लिखा गया है आइन, क्योंकि वाई के पहले ई आया तो इस ई को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये नॉमिनक्लेचर का रूल होता है, IUPAC नॉमिनक्लेचर, जो कि हम लोग 1-2 क्लास के बाद हम लोग वही पढ़ने वाले थे। तो ये रूल वहाँ पे देखेंगे, तो ये इन आइन कैसे बना वो तो वहाँ पे सीख लेंगे। लेकिन इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट अल्कीनाइन, मतलब स्मॉलेस्ट को वो सिंपलेस्ट भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो एक काम करते हैं, पहले कार्बन का एक स्केलेटन बनाते हैं, लाइक कार्बन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है। अब एक काम करते हैं, C डबल बॉन्ड, फिर कार्बन बनाए, फिर एक कार्बन बनाए, लेकिन यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब देख लीजिए, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं और यहाँ पे एक कार्बन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से सोचना होगा। अब क्या करें, कार्बन का तो ये स्केलेटन बन गया, अब हम लोग हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे एक H चाहिए होगा, यहाँ पे 2 H चाहिए होगा और यहाँ पे भी एक H चाहिए होगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका सिंपलेस्ट क्या हो गया, अल्कीनाइन हो गया, ठीक है ना। अब इसका नेम मैं वही बोलो, फिर से मैं नेम नहीं बताऊंगा, जब तक हम लोग नॉमिनक्लेचर नहीं सीख लेते तब तक हम लोग इसका नेम नहीं कर सकते हैं। तो ये बस याद रखें कि ये स्मॉलेस्ट अल्कीनाइन होता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, द थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अल्किलाइन हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सिंपलेस्ट तो यही हो गया, सिंपलेस्ट तो यही हो गया। तो अब इसका अगर सिंपलेस्ट अगर आपको पता है, लाइक सिंपलेस्ट का आपको फार्मूला पता है, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सिंपलेस्ट हो गया। तो ये तो फर्स्ट होमोलॉग हो गया। तो इसका सेकेंड होमोलॉग कैसे बनाते हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड। होमोलॉग बनाने के लिए हम लोग कितना क्या ऐड करना होता है, CH2 ऐड करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे CH2 को ऐड किए, ठीक है ना। तो C ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH, और यहाँ पे तो H है ही। तब देखिए क्या यहाँ पे बस CH2 का डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, C4, और हाइड्रोजन कितना है, H4 होगा, हाइड्रोजन H4 है। यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C5 और H7 होना चाहिए, सॉरी H6 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 3 + 4 + 5 + 6, तो H6 है, आप समझ रहे हो ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सिंपलेस्ट में अगर एक CH2 ऐड कर दिए तो सेकेंड हो गया। अब इसका अगर थर्ड होमोलॉग पता करें तो CH3 कर दे, CH2 कर दे, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड होमोलॉग हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, थर्ड होमोलॉग। तो यही क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था, व्हाट इज द थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द अल्किनाइन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कार्बन कितना हो गया, आई थिंक 6 हो जाएगा, और H 8 हो जाना चाहिए, क्योंकि H 6 है तो CH2 ऐड करेंगे तो C6 H 8 होना चाहिए था। तो 3 2 5 6 7 8 C8 H 8 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ C6 H 8। इस स्ट्रक्चर को चाहो तो आप इस तरह से बना सकते थे कि CH3 यहाँ पे CH3 हम लोग कर दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, और यहाँ क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए तो इसका भी फॉर्मूला वही हो रहा है क्या, देखे ध्यान से देखें,
इसका ही फॉर्मूला वही होना चाहिए। कार्बन कितना हो गया, 6 कार्बन हो गया और H कितना हो गया, 6 7 8, H8 हो गया, ठीक है ना। और आप चाहे तो इस फॉर्मूला का एक और तरीका से बना सकते हैं, और करके मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैं CH3 लगा दूँ तो कोई कष्ट है आपको, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हो तो C6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और H8 होना चाहिए तो 3 + 4 4 + 5 5 + 3 8, ठीक है। तो आपसे तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था तो C6H8, और डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको और भी पॉसिबिलिटी लग रहा होगा कि सर एक CH3 हम लोग इधर भी जोड़ सकते, तो इसका बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो एक काम करें, आप ऊपर वाला नोट करें तो फिर मैं इसको हटा के यहीं पे बताता हूँ ऊपर, ठीक है। तो इसको आप नोट ऊपर वाला नोट करें तो जल्दी। तो होप ये स्टूडेंट आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर वाले को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या करते हैं, CH2 इधर लिखते हैं हम लोग डबल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं CH2 CH3, इस तरह से भी कर सकते थे, देख लिया आप। CH2 कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, और H8 होना चाहिए 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। और भी इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 + 5 + 6, एक सेकेंड, 3 4 5 6, नहीं हाइड्रोजन तो ज़्यादा हो गया ना, हाइड्रोजन के नहीं, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ी होगा। तो अब देखें 3 + 4 + 5 + 3 8, ठीक है ना। और भी पॉसिबिलिटी इसका बन सकता है कि ये कार्बन को आप यहाँ जोड़ दो, ठीक है ना। तो आप चाहे तो बहुत सारा बना सकते हो, ठीक है। बस आपको सोचना है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये हो या CH3, यहाँ पे C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो एक स्ट्रक्चर ये भी बन गया, ठीक है। अब देख ले कार्बन कितना है 5, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 + 2 5 + 3 8, ठीक है। तो अब देखिए 5, अब 5 स्ट्रक्चर्स बन गया, और भी बनने वाला होगा तो आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और बनने वाला होगा तो एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है, कि और बन रहा है कि नहीं, वो आप देख लेंगे। अगर बनने वाला होगा पॉसिबिलिटी तो बना के रखेंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप रिमूव कर दें, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोगों ने क्या किया, रिमूव कर दिया। इसका सोल्यूशंस और यहाँ पे है, ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज X एंड मॉलिक्यूलर मास, पहले ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एस्टर इज Y, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2m और 2y - x। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस पे भी पूछ सकता है, वैसे तो है इजी, लेकिन मे बी एडवांस में पूछ दे, क्योंकि केमिस्ट्री तो इजी ही रहता है एडवांस में भी, ठीक है ना। जैसे इस बार के पेपर को देखे तो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट था जेईई एडवांस का, तो इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। केमिस्ट्री में क्या ही टफ बनाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आपको याद होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर क्या था, याद करें, ये फर्स्ट मेंबर था, और इसका सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये सेकेंड मेंबर हो जाएगा। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करते हो, डेट इज X, तो कितना हो जाएगा, कार्बन 2 है तो 12 × 2, ऑक्सीजन भी 2 है, 16 × 2, प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 24 + 32 + 4, 34 + 32 + 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 + 24 डेट इज 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब ये क्या बोले, थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एस्टर, तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट एस्टर बनाए, क्या हम लोगों ने ये स्मॉलेस्ट एस्टर बनाया था, तो ये फर्स्ट होमोलोग था। सेकेंड होमोलोग के लिए एक CH2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो गया, अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O2, यही हो जाएगा ना, C2H6 क्यों, H4 होगा ना, C2H4O2, यही हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका थर्ड ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड के लिए एक कार्बन, मतलब एक सेकेंड के लिए एक CH2 ऐड करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, एक CH2 अगर इसमें ऐड करते हैं तो सेकेंड बन जाएगा, लाइक सेकेंड इसका हम लोग क्या बन जाएगा,
6O2 बन जाएगा सेकेंड होमोलॉग, और थर्ड होमोलॉग क्या बन जाएगा C4H8O2, यही बनना चाहिए था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी बना चुके और यहाँ पे स्पेस भी कम है, इसलिए। तो 12 × 4 + 8 × 16 × 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके आप देखिए कितना आ रहा है। ओके तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप लोग देखिए ये 88 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है 2y - x। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ 2y - x। ये जो कैलकुलेट है ये क्या हुआ है, कैलकुलेट y। तो क्या कर देंगे 2y - x के लिए हम लोग क्या कर देंगे 2 × 88 - 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आई थिंक ये कितना आना चाहिए आंसर 116 इसका आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए 116 U। मतलब इसका यूनिट तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है। अगर पर मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वन मॉलिक्यूल के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू, यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूल है तो यूनिफाइड मास यू से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस को वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लें। ओके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।